हेलो 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 गाइस। वेलकम टू एडिटोर स्टडी वाइन्स। आपके अपने चैनल एडिटोर स्टडी वाइन्स में आपका स्वागत है। और हम लोगों ने जो है 2.5 घंटे की पहली क्लास ली थी। हिस्ट्री हमारा चल रहा है। तो आपको मैंने पहले इंट्रोडक्शन क्लास में ही सारा कुछ बता दिया था कि कहाँ आपको चारों बुक्स की जो पीडीएफ लेनी है एसएससी दिल्ली पुलिस के लिए। इसमें जो आपके हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जितने भी कोर्स है, जितने भी मतलब ये दिल्ली पुलिस से रिलेटेड जो है, जितने भी है सब इसमें शामिल है। आप हमारी पहली वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। मैं प्लेलिस्ट का जो लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी हमारे डिस्क्रिप्शन में जो है आप ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल को। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और व्हाट्सएप ग्रुप में जो है ऐड हो जाना। व्हाट्सएप ग्रुप में जो है ऐड हो जाना आपको, ताकि क्लास की अपडेट जो आपको मिलती रहे। तो हम लोगों ने टोटल जो है 229 क्वेश्चन जो है एक वीडियो में ख़त्म किया था। लगभग जो है 2 घंटा 28 मिनट का जो है वीडियो था पहला क्लास। तो हमारे पास जो है ऐसी लेंदी लेंदी क्लासेस चलेगी, क्योंकि एग्ज़ाम है 18। कब एग्ज़ाम? 18 दिसंबर से, है ना। वैसे है तो 16 तारीख से ही है, लेकिन 18 दिसंबर से जो है कांस्टेबल वाली है। तो मैक्सिमम बच्चे जो है कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। तो पीडीएफ कहाँ लेनी है आपको? 4 बुक्स आती है इसकी। यूथ पब्लिकेशन की 2026 एडिशन है। ठीक है। तो आपको जो है व्हाट्सअप नंबर चल रहा होगा नीचे। नंबर होगा आपका 7070494476। इस पे आपको व्हाट्सअप मैसेज करके सभी बुक्स की जो है पीडीएफ आप इजीली ले सकते हो। सिर्फ और सिर्फ याद रखिएगा, आपको व्हाट्सअप मैसेज ही करना है। अगर आपका नंबर सेव नहीं करना है तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक होगा डायरेक्ट व्हाट्सअप मैसेज का। उस पर आप क्लिक करोगे तो मेरे व्हाट्सअप मैसेज को पे पहुंच जाओगे। तो आज का हमारा क्लास है, छठा टॉपिक हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। और मौर्य साम्राज्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मौर्य एम्पायर। मौर्य एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। 130वां क्वेश्चन है, जूनागढ़ में मौर्य बांध की मरम्मत का सांस्कृतिक में संस्कृत में जो है शिलालेख निम्नलिखित में से किसने करवाया था? जूनागढ़ में मौर्य बांध की मरम्मत का, जो मौर्य बांध है उसकी मरम्मत का जो है संस्कृत में शिलालेख निम्नलिखित में जो है किसने अनुवाद करवाया था या फिर करवाया होगा? तो रुद्रदामन ने। किसने करवाया था? रुद्रदामन ने। जूनागढ़ गिरनार, जिसको बोलते हैं जूनागढ़ कहाँ है? गिरनार। शिलालेख 2री सदी का एक संस्कृत शिलालेख है, जिसमें रुद्रदामन प्रथम की उपलब्धियों का जो है विवरण देता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यमित्र द्वारा निर्मित सुदर्शन झील बांध के मरम्मत का उल्लेख भी मिलता है। तो संस्कृत में शिलालेख निम्नलिखित किसने करवाया था? तो रुद्रदामन ने। रुद्रदामन ने, आपको ये नाम याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 130 क्वेश्चन हमारा हो चुका है। ऐसे ही हम लोग जो है सारे क्वेश्चन करेंगे, बस हमारे साथ बने रहिए क्लास में। एक अगला क्वेश्चन है, उस मौर्य राजा का नाम बताइए जिसने अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के रूप में उत्तर पश्चिम तक जो है नियंत्रण बढ़ाया। उत्तर पश्चिम तक जो है नियंत्रण बढ़ाया। तो कुछ मौर्य राजा का नाम बताना है आपको। तो मौर्य राजा का नाम था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। तो ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के रूप में उत्तर पश्चिम तक जो है अपना नियंत्रण स्थापित कर दिया था। मौर्य राजवंश लगभग जो है 322 से लेकर 185 ईसा पूर्व प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। इसकी स्थापना का श्रेय जो है चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान से लेकर पूर्व में बंगाल तक, जो है उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण उत्तर में जो है कर्नाटक तक जो है विस्तृत किया था। तो सोच लो कितना पूरा संपूर्ण भारत, अखंड भारत को इन्होंने अपने साम्राज्य में मिला दिया था। मौर्य साम्राज्य ने भारत पर 137 जो है वर्षों तक जो है शासन किया, तथा तथा इसकी राजधानी जो है पाटलिपुत्र, यानी कि वर्तमान में जो है पटना शहर के पास थी। याद रखिएगा, पाटलिपुत्र थी मौर्यों की राजधानी। आपको ये बात याद रखना है, मौर्यों की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। और मौर्यों ने जो है लगभग 137 साल तक जो है शासन किया। अगला क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन में राजस्व वसूली करता अधिकारी, जिसको राजस्व महाकलेक्टर बोलते हैं, निम्नलिखित में से कौन होता था? जो मौर्य प्रशासन में राजस्व वसूली करता अधिकारी, इनमें से कौन होता था? समाहर्ता, सन्निधाता, अमात्य, या फिर अंतपाल।
तो समाहर्ता, समाहर्ता जो थे, ऑप्शन नंबर एक जो समाहर्ता थे वो राजस्व वसूलीकर्ता अधिकारी थे। समाहर्ता मतलब राज्य वसूलीकर्ता अधिकारी। तो आपको कुछ और भी क्षेत्र याद रखने हैं। जो पुरोहित होते थे वह धर्म एवं दान विभाग का जो है प्रधान होते थे। सेनापति जो होते थे वो सैन्य विभाग का प्रधान होते थे। समाहर्ता जो होते थे वो राजस्व का प्रधान होते थे। राजस्व कर इत्यादि का जो है प्रधान होते थे। और जो सन्निधाता है वो राजकीय कोषाध्यक्ष कहलाते थे। और कर्मांतिक जो है उद्योगों एवं कारखानों का जो है प्रधान निरीक्षक कहलाते थे। तो आपको ये सारे याद रखने हैं। समाहर्ता याद रखिएगा, क्वेश्चन ये पूछा गया था। राजस्व का प्रधान समाहर्ता कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस वंश का जो है उदय हुआ। अब देखिए, सिकंदर ने आक्रमण किया, तो ऐसा कौन सा वंश है जो जिसका उदय हो गया। तो सिकंदर के आक्रमण का जो है उदय का कारण जो है मौर्य काल बना। सिकंदर के आक्रमण के फलस्वरूप मौर्य वंश का जो है उदय हुआ। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध साम्राज्य पर जो है नंद वंश शासक जो है घनानंद, अंतिम शासक कौन था, घनानंद था, जिसको 322 ईसा पूर्व में हुए युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित कर मौर्य वंश का जो है स्थापना किया। तो क्वेश्चन देखिए कहाँ से घसीट के पूछा कि सिकंदर के आक्रमण के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस वंश का जो है उदय हुआ। तो मौर्य मौर्य का जो है मौर्य वंश का उदय हुआ। अगला क्वेश्चन है, मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, जिसे वर्तमान में डैश नाम से जाना जाता है। तो कलिंग देखिए उड़ीसा, उड़ीसा को ही क्या कहते हैं, कलिंग कहते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका जो है उड़ीसा, उड़ीसा। तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, हमको रेड अच्छा लगता है भाई, रेड हमको अच्छा लगता है, जचता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, उड़ीसा। तो मौर्य सम्राट अशोक ने शासन बनने के बाद कलिंग का जो है आखिरी युद्ध 261 ईसा पूर्व में किया। तो कलिंग का जो आखिरी युद्ध कब किया, 261 ईसा पूर्व किया। कलिंग वर्तमान में महानदी और गोदावरी नदी के बीच में जो है तट पर स्थित है, जिसका अधिकतम क्षेत्र जो है उड़ीसा राज्य के अंतर्गत आता है। अशोक का पूरा नाम जो है देवनाम प्रिय अशोक था। अशोक का पूरा नाम क्या है, देवनाम प्रिय अशोक था। कलिंग युद्ध का उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख में किया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कलिंग युद्ध है उसका उल्लेख कहाँ मिलता है, अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से स्तूप स्थल का कर्नाटक राज्य में जो है उत्खनन किया गया है। तो कौन से स्तूप जो है जिसका कर्नाटक में जो है उत्खनन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अक्टूबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार जो सन्नाती स्तूप है, कौन सा स्तूप है, सन्नाती स्तूप जो है स्थल का उत्खनन कर्नाटक राज्य में किया गया है। यह स्तूप स्थल जो है भीमा नदी के तट पर स्थित है, भीमा नदी के तट पर स्थित है कर्नाटक में। भीमा नदी कहाँ पे है, कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है, मौर्यों के अधीन विक्रम मूल्य का कितना भाग जो है, विक्रय मूल्य का सॉरी, मौर्यों मौर्यों के अधीन अधीन विक्रय मूल्य का कितना भाग जो है कर के रूप में वसूला जाता था। मौर्य शासन के समय जो है विक्रय मूल्य का 1/10, यानी कि अगर 10 भाग जो है, अगर किसान का जो है होता था, तो एक भाग जो है वह कर के रूप में ले लिया जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो है पाटलिपुत्र थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र थी, और वर्तमान इसे पटना के नाम से जानते हैं। सम्राट अशोक ने मौर्य वंश का सर्वाधिक विस्तार किया। मौर्य काल में जो है विक्रय मूल्य का जो है 1/10 भाग के रूप में जो है कर वसूला जाता था। ये आपको याद हो गया। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के शिलालेखों में उल्लेखित धम्म की मूल विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के शिलालेखों में उल्लेखित धम्म की मूल विशेषता नहीं है।
करुणा है, दान है, सत्यता है, लेकिन अविवाहित जीवन नहीं है। अविवाहित जीवन नहीं है, तो इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। अशोक का धम या कि धर्म के मूल तत्व हैं, कौन कौन से हैं? दया है, करुणा, क्षमा, सहिष्णुता, नैतिक आचरण। नैतिक आचरण एक ही है। और बड़ों का आदर करना, सत्य बोलना, अहिंसा इत्यादि जो है उसके मूल तत्वों के युक्त हैं। ये सभी जैन धर्म और बौद्ध धर्म के भी मूल तत्व हैं, जबकि अविवाहित जीवन अशोक धर्म का जो है मूल विशेष नहीं है, मूल विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है 138। चाणक्य की शिक्षा दीक्षा डैश में हुई थी। चाणक्य की जो शिक्षा दीक्षा जो है वह तक्षशिला विश्वविद्यालय में हुई थी। चाणक्य की शिक्षा तक्षशिला में हुई थी। इसकी रचना जो है अर्थशास्त्र में राजनीतिक अर्थनीति और समाज नीति का जो है विवरण मिलता है। चाणक्य मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के जो है महामंत्री थे। कहा जाए तो चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को बनाया था। इन्हें कौटिल्य अथवा विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। तो चाणक्य कितने नाम है? तीन नाम है, एक चाणक्य, एक कौटिल्य और एक विष्णुगुप्त। एक कौटिल्य और एक विष्णुगुप्त और एक कौन सा है? चाणक्य। तो ये तीनों नाम जो आपको याद रख लेने हैं। अगला है क्वेश्चन 600 ईसा पूर्व 600 ईस्वी की अवधि के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा वह पहला शासक था जिसने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए अपने संदेशों को पत्थर की सतहों, प्राकृतिक चट्टानों के साथ साथ पॉलिश किए गए जो है स्तंभों पर अंकित किया था? पॉलिश किए गए स्तंभों पर जो है अंकित किया था। तो कौन थे वो? तो वह अशोक थे। अशोक थे। मौर्य सम्राट अशोक ने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए संदेशों को पत्थर की सतहों, प्राकृतिक चट्टानों के साथ साथ जो है पॉलिश किए गए स्तंभों पर जो है अंकित किया था। अभी तक अशोक के लगभग 40 अभिलेख जो है प्राप्त हो चुके हैं। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने जो है पढ़ा था। तो नाम याद रखिएगा, 1837 में जो है जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अभी तक जो है 40 अभिलेख जो है प्राप्त हो चुके हैं अशोक के। एक यूनानी जो कि मैगथनी है, निम्नलिखित में से किस राजा दरबार में जो है राजदूत थे? तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के जो है काल में मेगास्थनीज आए थे। तो यूनानी यात्री मेगास्थनीज सेल्यूकल निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया राजदूत था। तो मेगास्थनीज को किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था, जिसने भारत और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन के बारे में इंडिका नामक जो है बुक लिखी। तो बहुत बार पूछा जाता है कि जो इंडिका नामक जो है पुस्तक है, इंडिका पुस्तक जो है वह किसने लिखी है? तो याद रखिएगा मेगास्थनीज ने लिखी है। ठीक है, मेगास्थनीज ने लिखी है। हर एग्जाम में पूछा जाता है। और मेगास्थनीज को किसने भेजा था? तो सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। तो अगला क्वेश्चन है मौर्य वंश का कौन सा राजा चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बना? तो कौन बना? बिंदुसार बना। तो मौर्य वंश की स्थापना जो है 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। यह वंश जो है 137 वर्ष तक जो है भारत पर शासन करता है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है मौर्य वंश का उत्तराधिकारी जो है वह बिंदुसार बनता है। और मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक जो है वह बृहद्रथ बना था। बिंदुसार का शासन जो है 297 से लेकर 273 ईसा पूर्व था। आई होप आपको याद हो रहा होगा। अगला है अशोक के अधीन उत्तर पश्चिमी प्रांत की राजधानी क्या थी? अशोक के जो अधीन थे तो तक्षशिला जो है वह उत्तर पश्चिमी प्रांत की राजधानी थी। तो आपको सारे प्रांत और इधर राजधानी जो है याद कर लेने हैं। उत्तरापथ यानी कि उत्तर पश्चिमी का तक्षशिला राजधानी थी। अवतीरथ में जो है उज्जैन था। पाच्यपथ का जो है तोसली था। और दक्षिणापथ का जो है सुवर्णगिरी था। आपको याद रख लेना है। दक्षिणापथ का कौन सा था? सुवर्णगिरी था। और उत्तरापथ यानी कि उत्तर पश्चिम का तक्षशिला था। ये क्वेश्चन जो है दिल्ली पुलिस 2023 में पूछा गया।
अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के अनुसार मेगास्थनीज निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा भेजा गया यूनानी राजदूत था? तो याद रखिएगा, सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस प्रथम निकेटर, याद रखिएगा प्रथम। या द्वितीय भी ऑप्शन में दे सकता है, तृतीय भी दे सकता है, कंफ्यूज कर देगा चार ऑप्शन देके। तो प्रथम आपको याद रखना है। सेल्यूकस प्रथम निकेटर ने जो है भेजा था मेगास्थनीज को। अर्थशास्त्र के अनुसार मेगास्थनीज को यूनानी शासक सेल्यूकस प्रथम निकेटर द्वारा जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। मेगास्थनीज एक ग्रीक इतिहासकार, राजनयिक और खोजकर्ता थे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से दो प्रमुख आंतरिक भूमि मार्ग थे जिनके माध्यम से जो है मौर्य काल के बाद व्यापार और वाणिज्य होता था? कौन से थे? तो उत्तरापथ और दक्षिणापथ। उत्तरापथ और दक्षिणापथ जो है ये मेन थे उस समय व्यापार करने का माध्यम। तो मौर्योत्तर काल द्वारा के बाद व्यापार और वाणिज्य के दो प्रमुख आंतरिक भूमि मार्ग थे, उत्तरापथ और दक्षिणापथ। उत्तरापथ जो है भारत के पूर्वी और उत्तरी भाग को जो है उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को जोड़ता था, और दक्षिणापथ जो है ये उत्तर पश्चिमी भागों को जोड़ता था। तो क्वेश्चन आपको याद हो जाने चाहिए एक बार में, जैसे हम पढ़ रहे हैं हमें एक बारी में याद भी हो जानी चाहिए। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र का प्रशासन कितनी समितियों द्वारा जो है प्रबंधित किया गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र का प्रशासन जो है कितनी समितियों द्वारा जो है किया गया था? 6 समिति द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र का जो है प्रशासन 6 समितियों द्वारा जो है प्रतिबंधित किया जाता था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे, जिसमें कुल 30 सदस्य होते थे। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में इसका वर्णन किया है। तो 6 याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार जो कि किनके, चंद्रगुप्त मौर्य के जो है बेटा थे बिंदुसार, निम्नलिखित में से किस मौर्य सम्राट का उत्तराधिकारी था? अरे मैंने अभी जस्ट बता दिया है ना। तो बिंदुसार मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना की। इसके बाद उनके पुत्र जो है 297 ईसा पूर्व में जो है सत्ता संभाली। बिंदुसार के बाद उनके पुत्र अशोक ने जो है मौर्य साम्राज्य का जो है नेतृत्व किया। देववर्मन अशोक और शालीशुक, ये सभी जो है मौर्य वंश के शासक थे, लेकिन बिंदुसार के उत्तराधिकारी नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में कलिंग किस वर्तमान प्रमुख तटीय राज्य का प्राचीन नाम है? तो किसका है? अभी मैंने बताया था ओडिशा का। ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया, कलिंग से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ना। प्राचीन कलिंग का क्षेत्र जो है बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित था, जिसमें वर्तमान ओडिशा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल थे। वर्तमान ओडिशा राज्य का नाम जो है कलिंग के प्राचीन नाम से लिया गया है। ओडिशा की संस्कृत भाषा और इतिहास में कलिंग की जो है विरासत आज भी विद्यमान है। 148वां क्वेश्चन है, मौर्य वंश की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त ने जो है किससे हराया था? फिर याद होगा आपको, धनानंद को हराया था। इन्होंने ही जो है चाणक्य की बेइज्जती की थी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मौर्य वंश जो है भारतीय इतिहास का पहला शक्तिशाली और संगठित साम्राज्य था, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में की थी। मौर्य वंश की जो है स्थापना से पहले मगध पर नंद वंश का जो है शासन था। चंद्रगुप्त मौर्य एवं उनके गुरु चाणक्य आचार्य चाणक्य ने जो है नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर मगध पर जो है अधिकार कर लिया। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक डैश था? तो मौर्य साम्राज्य का जो है अंतिम शासक बृहदत्त था, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आपको ये याद रख लेना है। तो हम लोग पहुंचने वाले हैं 150 क्वेश्चन के आसपास, हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी भाई। आज मैंने सुबह ही लिया था 1 ढाई घंटे की क्लास, ठीक है, और सारे क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के उसका एक एक लाइन पढ़ना। भाई मेहनत तो मेरा है, आप लोग भी बस लाइक सब्सक्राइब करके जो है मेहनत को चार चांद लगा दीजिए। बृहद्रथ जो है मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था, जिसका शासनकाल जो है 187 से 180 ईसा पूर्व था। यह बौद्ध धर्म का जो है अनुयायी था। उसके पिता उसके अपने ही सेनापति पुष्यमित्र ने जो है बृहदत्त की हत्या कर
कर दी और एक नए वंश की जो है स्थापना की, जो कि शुंग वंश कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? शुंग वंश कहते हैं। अगला है अशोक द्वारा अपने धर्म और विचारों के बारे में प्रसार करने के लिए जो है नियुक्त किए गए सरकारी अधिकारी। नियुक्त किए गए जो है सरकारी अधिकारियों को किस नाम से जो है संबोधित किया जाता था? तो किस नाम से संबोधित करते थे? तो धम्म महामात्र, धम्म महामात्र के नाम से जो है संबोधित करते थे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अशोक महान मौर्य साम्राज्य के तीसरे सम्राट थे, जो युद्ध के साथ धम्म की अवधारणा के विकास और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भी जो है जाने जाते थे। जाने जाते थे। अशोक ने अपने धर्म और अम, विचारों के जो है प्रसार के लिए धम्म महामात्र नामक जो है सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति की थी। इन अधिकारियों का जो है मुख्य कार्य लोगों को धर्म के सिद्धांतों और मूल्यों के बारे में जो है शिक्षित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 151 नंबर। हम लोग 150 पास कर गए भाई। सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने पहली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो वो देख लेना, और इसको मिला के 150 क्वेश्चन जो है पार हो चुके हैं। ऐसे ही हमें लगभग जो है 7,000 क्वेश्चन पार करना है भाई। ठीक है, 7,000 क्वेश्चन पार करना है बस। ऐसे ही हमारे साथ जो है बने रहिए, हम लोग जो है मिलके ख़त्म कर देंगे। तो प्राचीन भारत में व्यापारी काफिलों के नेता को क्या कहा जाता था? तो क्या कहते थे? सार्थवाह। सार्थवाह। मौर्य काल में व्यापारियों के काफिले के नेता को जो है सार्थवाह की संज्ञा दी गई। इसका उल्लेख जो है कौटिल्य कृति अर्थशास्त्र में भी है। 152 देखते हैं। सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? सिकंदर की मृत्यु के बाद क्या था? सेल्यूकस निकेटर। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का जो है नाम क्या था? यानी कि सिकंदर तो हार गए थे। ठीक है, उनका उनका सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सेनापति का नाम जो है सेल्यूकस निकेटर था। सेल्यूकस सिकंदर के जो है महान सेनापतियों में से एक था, और उनके सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी हिस्से पर जो है नियंत्रण स्थापित किया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है मौर्य साम्राज्य के पूर्वी भारतीय प्रांत की राजधानी डैश में थी। तो याद रखिएगा सी, तौसली। जो पूर्वी भारतीय प्रांत की राजधानी जो है, मौर्य साम्राज्य के पूर्वी प्रांत की राजधानी जो है तौसली थी। मौर्य साम्राज्य के पूर्वी भारतीय प्रांत की जो है राजधानी तौसली थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। यह पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। मौर्य साम्राज्य की जो है प्रांतीय राजधानी, जैसे कि दक्षिणी भाग का जो है सुवर्णगिरी, उत्तरी भाग का जो है तक्षशिला, दक्षिणी प्रांत का जो है उज्जैन या फिर उज्जैनी था। अगला क्वेश्चन है मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में समाज डैश जातियों में विभाजित था। मेगास्थनीज ने जो है इंडिका में सब कुछ बता रखा है मौर्य शासन के बारे में पूरा। तो 7 समाज थे उस समय। कितने? 7। 7 समाज थे उस समय। मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासन चंद्रगुप्त मौर्य के जो है शासन में जो है 7 जातियों के जो विभाजित था। कौन कौन से 7? दार्शनिक, किसान, पशुपालक, शिल्पकारी, कारीगर, शिल्पकारी एवं कारीगर, योद्धा, निरीक्षक या फिर गुप्तचर, या अमात्य।
एवं सभासद। इसमें से कृषक और कारीगर और तथा व्यापारी वर्ग के सैनिक कर्तव्यों से मुक्त थे। संभवतः मेगास्थनीज विदेशी होने के कारण भारतीय समाज की जो है जटिलताओं को समझने में असमर्थ था। भारत में कभी भी व्यावसायिक विभाजन नहीं रहा। व्यावसायिक विभाजन जो है भारत में कभी नहीं हुआ, आपको याद रखना है। 155वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सम्राट अशोक निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक थे? तो सम्राट अशोक जो थे वह मौर्य राजवंश के थे। ऑप्शन नंबर एक, सम्राट अशोक प्राचीन भारत के मौर्य सम्राट बिंदुसार के पुत्र और मौर्य राजवंश के जो है राजा थे। और अशोक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के पोता। अशोक को जो है देवनाम, प्रिय एवं प्रियदर्शी नामों से भी जाना जाता था। इनके समय मौर्य राज्य उत्तर में हिंदू कुश की श्रेणियों से लेकर जो है दक्षिण में गोदावरी नदी के दक्षिण तथा मैसूर कर्नाटक तथा पूर्वी में बंगाल से पश्चिम में अफगानिस्तान, ईरान में बलूचिस्तान तक फैला था। वह उस समय तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य था। इस राजवंश का जो है स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने वर्तमान बिहार में मगध के नंद वंश को जो है घनानंद को हराने के बाद किया था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन में सीमा शुल्क और टोल संग्रहण करने वाले को किस नाम से जानते थे? तो किस नाम से जानते थे? शुल्काध्यक्ष। ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा इसका, शुल्काध्यक्ष। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। हम्म, इन्होंने जो है नंदवंश के अंतिम शासक घनानंद को जो है हराकर स्थापना की थी। मौर्य साम्राज्य 185 ईसा पूर्व तक चला। मौर्य प्रशासन में 18 तीर्थों व 26 विभागों की जानकारी मिलती है। राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद थी। परिषद में पुरोहित, महामंत्री, सेनापति व युवराज भी शामिल थे। मौर्य प्रशासन में जो है सीमा शुल्क और टोल संग्रह करने वाले को जो है शुल्काध्यक्ष नाम जाना जाता था। शुल्काध्यक्ष। दीघनिकाय। दीघनिकाय डैश के प्रवचनों का एक संग्रह है। दीघनिकाय जो है वो बौद्ध बौद्ध के प्रवचनों का एक संग्रह है, याद रखिएगा। दीघनिकाय। दीघनिकाय। दीघनिकाय जो है बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के सूत्र पिटक का प्रथम निकाय है। इसमें कुल 34 सूत्र यानी कि सूत्र हैं। इन सूत्रों के लंबे आकार के कारण ही इसे दीघनिकाय जो है कहा गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक पुराना राजवंश है? तो सबसे सर्वाधिक पुराना राजवंश कौन सा है? ऑप्शन नंबर एक, मौर्य वंश। तो उपरोक्त में से मतलब उनमें से सबसे पुराना कौन सा था? मौर्य वंश था। तो मौर्य वंश की स्थापना 322 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। यह पहला जो है भारतीय साम्राज्य था, अखिल भारतीय साम्राज्य था। इसकी राजधानी जो है पाटलिपुत्र थी। गुप्त वंश की स्थापना 320 में हुई। कुषाण वंश की जो है 15वीं ईस्वी में हुई। और शुंग वंश की जो है 150वीं में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको समझ में तो आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संस्कृत कृत्य है जिसमें दरबार में षड्यंत्र तथा चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा शासन संभालने तक की घटनाओं को दर्शाया गया है? तो कौन सा है? मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस संस्कृत कृत्य है जिसमें दरबार में षड्यंत्र और गुप्त साम्राज्य द्वारा शासन संभालने तक की घटनाओं को मुद्रा राक्षस में जो है दिखाया गया है। याद रखिएगा, संस्कृत कृत्य है। क्या है? संस्कृत कृत्य है। मुद्रा राक्षस वह संस्कृत कृत्य है जिसमें दरबार में षड्यंत्र तथा चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जो है प्रशासन संभालने तक की घटनाओं को दर्शाया गया है। मुद्रा राक्षस जो है मुद्रा राक्षस संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक है जिसके रचयिता जो है विशाखदत्त हैं। इसमें जो है चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित ख्यात वृत्त के आधार पर जो है चाणक्य की राजनीति, सफलताओं और अपूर्ण विश्लेषण मिलता है। वही सब लिखा है बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौटिल्य किसके दरबार में जो है सेवारत थे? कौटिल्य जो है
किसके दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। और कौटिल्य का 3 नाम है, आपको पता ही है, चाणक्य है, विष्णुगुप्त है ना? कौटिल्य को विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है, चाणक्य के नाम से जाना जाता है। तो इनके महामंत्री थे, याद रखिएगा। और इन्होंने हेल्प की थी चंद्रगुप्त मौर्य को नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराने में। तो आई होप क्लास जो है आपको समझ में आ रहा होगा। 160 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं टोटल। और क्लास हमारी लंबी हो रही होगी, आप लोग आई होप कि बोर नहीं हो रहे होंगे। तो अभी तक तो 3 से आधा घंटा ही क्लास गया है, तो क्लास उतनी भी लंबी नहीं गई है अभी। तो बने रहिए हमारे साथ, हम लोग कोशिश करेंगे कि आज 200-250 क्वेश्चन तो कम से कम कर ही लें, क्योंकि अभी मेहनत नहीं करेंगे बाबू, बाद में दिक्कत होगा। तो 2 मिनट का आप लोग ब्रेक ले सकते हैं, 30 क्वेश्चन खत्म हुआ है अभी, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, पानी पी लेते हैं, उसके बाद करते हैं 161वां क्वेश्चन का जो है काम शुरू। बिना चार्ज लगाए तो भाई रिकॉर्डिंग ही नहीं होगा, इतना हेवी रिकॉर्डिंग लेता है। आप लोगों के लिए लैपटॉप का जान ले रहे हैं। हम्म, चलिए शुरू करते हैं। अभी तो मौर्य काल ही चले जा रहा है हमारा। मौर्य काल में कितने सारे क्वेश्चन बने हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, सब हम लोग देख रहे हैं। चलिए शुरू कीजिए। शुरू करते हैं 161वां क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशियाई के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर द्वारा जो है भेजा गया राजदूत कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर ने जो है मेगास्थनीज को भेजा था। बार बार देखिए क्वेश्चन वही आ रहा है, घुमा फिरा के आ रहा है। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से जो है मगध के शासक घनानंद को जो है पराजित किया। वही सब बातें हैं जो मैं बार बार पढ़ा के आ रहा हूँ। 305 में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर जो है पर पराजित किया गया। सेल्यूकस ने यूनानी विद्वान मेगास्थनीज को जो है अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। और मेगास्थनीज ने अपने भारत प्रवास के दौरान इंडिका नामक जो है पुस्तक लिखा। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु जो है 298 ईसा पूर्व में हो गई। उसके बाद जो है बिंबिसार ने आगे कारोबार संभाला। तो जो चीज़ें पहले मैं पढ़ा चुका हूँ उसको मैं रिपीट अब नहीं करूँगा, क्योंकि क्वेश्चन वही है, लेकिन उसका जो है एक्सप्लेनेशन में वही सब दोबारा आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, यूनानियों को निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा ने बाहर निकाल दिया था? तो यूनानियों को जो है किस भारतीय राजा ने बाहर निकाला था? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, कि यूनानियों को किस भारतीय राजा ने निकाला था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन नंबर सी था इसका। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद वंश घनानंद को हराया। 322 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। और उसके बाद जो है यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर दिया और भारत से भगा दिया। किस भारतीय शासक का राज्य विस्तार भारत के बाहर था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का। और कनिष्क दोनों का। सही बात है, कनिष्क दोनों का भी था। तो ऑप्शन नंबर एक नहीं, गलत हो जाएगा। एक भी सही है और दो भी सही है, इसका भी था और इसका भी था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य और कनिष्क का राज्य विस्तार जो है भारत के बाहर था। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से जो है, ये वही बातें हैं, घनानंद को हराया 322 पूर्व में, गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसका विस्तार जो है, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार जो है उत्तर पश्चिमी में जो है हिंदू कुश से लेकर दक्षिणी में जो है कर्नाटक तक, पूर्वी मगध से लेकर जो है उत्तर में सौराष्ट्र तक जो है फैला हुआ था। कनिष्क जो था कुषाण वंश का जो है प्रतापी राजा था। इसकी राजधानी जो है पुरुषपुर, कनिष्क का, या फिर पेशावर, पुरुषपुर या फिर पेशावर, दोनों में से जो भी लिखा हुआ आ जाए आपको टिक कर देना है। कनिष्क कुषाण वंश के जो है प्रतापी राजा थे, और कुषाण वंश की राजधानी कहाँ थी? पेशावर या फिर पुरुषपुर। पूर्व में पाटलिपुत्र से लेकर पश्चिम में गुजरात की नर्मदा नदी व खुरासन तक, और उत्तर में जो है पामीर के पठार से लेकर दक्षिण में कोंकण तक जो है इसका फैला हुआ था। याद रखिएगा।
भारत से बाहर भी कनिष्क, और कनिष्क अगर ऑप्शन में रहेगा तो ठीक है, नहीं तो चंद्रगुप्त मौर्य। धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने किन पदाधिकारियों को जो है नियुक्ति की थी? तो धम्म महामात्र। मौर्य वंशीय शासक अशोक ने 13वें वर्ष धम्म महामात्र नामक पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी। इनका कार्य विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बीच जो है द्वेष भाव को समाप्त कर धर्म की एकता पर बल देना था। अशोक बिंदुसार का पुत्र था। सम्राट अशोक 259 69 ईसा पूर्व में जो है सिंहासन पर बैठा था। लगभग 40 साल तक जो है शासन के बाद 332 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन आता है, कौन से मौर्य शासक भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला गए थे? तो कौन गए थे? दशरथ गए थे। सॉरी, दशरथ नहीं, चंद्रगुप्त गए थे। चंद्रगुप्त जो है भद्रबाहु के साथ में जो है, जैन धर्म गुरु है भद्रबाहु, उनके साथ में जो है दीक्षा ली थी। ठीक है, दीक्षा ली थी और श्रवण बेलगोला मैसूर में संलेखना द्वारा यानी कि भोजन त्याग कर अपने प्राण त्याग दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने वहाँ पे बिना भोजन किए जो अपने प्राण त्याग दिए, जिसे जैन धर्म में कैवल्य कहा जाता है। यानी याद रखिएगा, जैन धर्म का एक एक बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कि संलेखना, संलेखना द्वारा मृत्यु कर लेना, खुद को मार लेना। संलेखना मतलब भोजन का त्याग कर दो और भूख से मर जाओ, और उसके बाद जो है जैन धर्म में इसको जो है कैवल्य कहते हैं। अगला है, कौन से युद्ध में दर्द और पीड़ा देखकर अशोक ने महान अशोक जो है ग्रस्त हो गए? देखकर अशोक महान जो है शोकग्रस्त हो गए। याद रखिएगा, कलिंग का युद्ध। ठीक है, कलिंग का युद्ध में 262 से लेकर 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ। इस युद्ध का जो है प्रमुख कारण साम्राज्य विस्तार था। इस युद्ध में जो है दर्द और पीड़ा देखकर अशोक का हृदय जो है परिवर्तन हो गया। उसने साम्राज्य विस्तार की नीति जो है त्याग दिया और वह बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। लेकिन जो चंद्रगुप्त था वह जैन धर्म का अनुयायी था। आपको ये बातें याद रखनी है। दादाजी जो है जैन धर्म के अनुयायी थे, और पोता जो थे वो आपके बौद्ध धर्म के थे। तो बहुत ही बढ़िया, हमारा टॉपिक खत्म हुआ। अब आ गया हमारा मौर्योत्तर काल। ठीक है, हमारा छठा टॉपिक जो है बहुत ही लंबा था भाई। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे हम लोगों ने सारा देखा उसमें। अब आता है मौर्योत्तर काल। सातवाहन साम्राज्य के अधीन प्रशासन का सबसे निचला स्तर एक ग्राम था, जो एक देश की देखरेख करता था, ग्रामिक की देखरेख करता था। सातवाहन साम्राज्य के अधीन प्रशासन का सबसे निचला स्तर एक ग्राम था, जो ग्रामीण के अधीन था। सातवाहन प्रशासन जो है धर्मशास्त्र पर आधारित था। यह अत्यंत संगठित था। यह साम्राज्य मुख्यतः वर्तमान में जो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में फैला था। ये बातें आपको ध्यान देनी है। 168 देखते हैं, सातवाहनों के सातकर्णी प्रथम की राजधानी डैश थी। जो सातवाहन थे, सातवाहनों की सतकर्णी प्रथम की राजधानी जो है कहाँ पे थी? तो प्रतिष्ठान। सतकर्णी सतकर्णी प्रथम की राजधानी जो है प्रतिष्ठान। ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। सातवाहन वंश के शासक जो है गौतमीपुत्र सतकर्णी की राजधानी जो है प्रतिष्ठान, जिसको पैठण पैठण बोलते हैं, यहाँ पे थी। यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी के किनारे बसा था। सातवाहन वंश के संस्थापक जो है सिमुक थे। इस वंश को जो है आंध्र के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजत्व की अपनी धारणा के अनुसार कई कुषाण शासकों ने देश की उपाधि धारण कर ली थी? तो देवपुत्र की। जो राजत्व की अपनी अवधारणा के अनुसार कई कुषाण शासकों ने जो है देवपुत्र की उपाधि धारण कर ली थी। कुषाण शासक अपने नाम के साथ देवपुत्र की उपाधि लगाते थे, क्योंकि वे राजा को देवीय उत्पत्ति का मानते थे। मतलब कि उनको लगता था कि हमारे जो राजा हैं वो देवी ने उनको जन्म दिया है। कुषाण मध्य एशिया में पश्चिमी चीन के यूची जनजाति से थे, इसलिए इस उपाधि को अपनाने में वे चीनी परंपरा से जो है प्रभावित थे।
भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक विम कडफिसेस को माना जाता है। इसने सोने तथा तांबे के सिक्के चलवाए थे। याद रखिएगा। कौन सी कुषाण शासकों ने जो है देवपुत्र की जो है उपाधि स्वतः धारण कर ली थी। अगला क्वेश्चन है, शक एक भारतीय शब्द है। इसका प्रयोग जो है सीथियन नामक लोगों के लिए किया जाता है जो मूल रूप से डैश से संबंध रखते हैं। शक जो है मध्य एशिया से संबंध रखते हैं, मध्य एशिया से संबंध रखते हैं। शक एक भारतीय शब्द है। इसका जो है मुख्य रूप से मध्य एशिया में रहने वाले सीथियन नामक लोगों के लिए किया जाता है। शकों द्वारा भारत में एक बड़े साम्राज्य की जो है स्थापना किया गया था। एक एक नया संवत शक संवत जो है प्रारंभ किया गया था। भारत का आधिकारिक कैलेंडर जो है शक संवत पर आधारित है। इसलिए भारत सरकार ने सन 1957 में राष्ट्रीय पंचांग के रूप में से मान्यता जो है प्राप्त किया, मान्यता दे दिया। तो शक जो है मध्य एशिया से जुड़े थे, याद रखिएगा। कहाँ से? मध्य एशिया से। तो मैं भी बता दूं कि स्क्रीन पे दिए गए आपको नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करके जो है आप कंप्लीट बुक की जो है पीडीएफ ले सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए 171वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने प्राचीन भारत में दक्कन में सातवाहन साम्राज्य को मजबूत किया? निम्नलिखित में से किस शासक ने प्राचीन भारत में दक्कन में सातवाहन साम्राज्य को जो है मजबूत किया? तो सातवाहन को जो है गौतमी पुत्र शतकर्णी ने मजबूत किया। गौतमी पुत्र शतकर्णी सातवाहन राजवंश के जो है 23वें सम्राट थे। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। ये जो है 23वें नंबर के जो है सम्राट थे। ठीक है। इन्होंने प्राचीन भारत में दक्कन में साम्राज्य को मजबूत किया। इन्होंने विदेशी शक, यवन, पहल्लव जैसे जो है विदेशी आक्रमणकारियों को हराया था और सनातन वैदिक आर्य हिंदू धर्म एवं दक्षिण भारत की रक्षा किया था। सातवाहन वंश का संस्थापक जो है सिमुक है, याद रखिएगा। सिमुक जो है वो सातवाहन धर्म के संस्थापक हैं। गौतमी शतकर्णी मत मार के आ जाइएगा। ये 23वें थे, सिमुक थे, और जिन्होंने 235 ईसा पूर्व से लेकर 213 ईसा पूर्व तक जो है शासन किया। एक एक क्वेश्चन में जो है कई फैक्ट के साथ जो है इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। सिमुक मौर्योत्तर काल के निम्नलिखित में से किस राजवंश का संस्थापक था? तो सातवाहन। सिमुक किससे था? सातवाहन से। अभी मैंने जस्ट ऊपर बताया था। सातवाहन वंश प्राचीन भारत का राजवंश था जिसने मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद दक्कन और मध्य भारत में अपनी सत्ता स्थापित की। इस वंश का जो है संस्थापक जो है सिमुक था, जिसने 230 ईसा पूर्व में सातवाहन वंश की जो है स्थापना की और अपनी राजधानी प्रतिष्ठान वर्तमान में पैठन महाराष्ट्र को बनाया। और सातवाहन काल में कला, साहित्य, वास्तुकला और विकास हुआ। अमरावती कला इस काल की प्रमुख विशेषता थी। सातवाहन के प्रमुख शासकों में गौतमी पुत्र शतकर्णी और अशिष्टि पुत्र पुलुमावी और यज्ञ श्री शतकर्णी शामिल थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 2023 में, रुद्रदामन निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? जो रुद्रदामन थे वह शक जो है राजवंश से संबंधित थे। रुद्रदामन प्रथम 2000 रुद्रदामन प्रथम 130 से लेकर 150 जो है रुद्रदामन प्रथम शक क्षत्रप वंश का जो है प्रतापी शासक था रुद्रदामन। याद रखिएगा, रुद्रदामन कहाँ से थे? शक साम्राज्य से थे। वह पश्चिमी क्षत्रपों का जो है राजा था, जिसने गुजरात, मालवा, काठियावाड़ और पश्चिमी भारत के अन्य क्षेत्रों पर जो है शासन किया। रुद्रदामन का जो है गिरनार शिलालेख संस्कृत
में लिखा गया था भारत का सबसे प्राचीन संस्कृत अभिलेख माना जाता है? 174 किस सातवाहन राजा ने 125 सीई के आसपास सातवाहन क्षेत्र में उसकी पूर्व पूर्व की महानता को बहाल किया? तो गौतमी पुत्र शतकर्णी, याद रखिएगा, शातकर्णी, करणी, पूरा नाम दे देता हूँ मैं। पूर्व महानता को बहाल किया, तो यहाँ बता दिया है कि गौतमी पुत्र शतकर्णी के आसपास जो है सातवाहन क्षेत्रों उसकी पूर्व की जो है महानता बहाल की। गौतमी पुत्र शतकर्णी के मुख्य उपलब्धियां कौन कौन सी थी? शकों को पराजित किया, सातवाहन साम्राज्य को जो है पुनर्स्थापित किया, गौतमी बाला प्रशिष्ट जो कि शिलालेख है नासिक में है, और अश्वमेध यज्ञ करवाया, और ब्राह्मण ब्राह्मण धर्म और वर्ण व्यवस्था का जो है संरक्षण किया। अगला आता है 175 नंबर क्वेश्चन, पहुंच गए हम लोग। भारत में बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी करने वाला जो है जारी करने वाला पहला शासक जो है किस वंश का राजा था? पहला शासक जो है आपका कुषाण वंश का राजा था, याद रखिएगा, कुषाण वंश का राजा था, बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी करने वाला। ठीक है, पहला शासक कुषाण वंश का था। भारत में बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी करने वाला पहले राजा जो है कुषाण वंश का राजा विम कडफोसिस था। कौन था? विम कडफोसिस था, जिसने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए। उल्लेखनीय है कि कुषाण वंश की स्थापना जो है कुजला कडफोसिस ने किया था। अगला है राजा कनिष्क किस भारतीय राजवंश के प्रसिद्ध शासक थे? कनिष्क जो थे वो कुषाण के थे, सातवाहन के थे, हिंदू यानी शक है, कुषाण के थे। कहाँ के थे? कनिष्क जो है कुषाण के थे। कनिष्क जो है कुषाण राजवंश का सबसे प्रतापी शासक था। कनिष्क के शासनकाल में कुषाण वंश अपने चरम सीमा पर था। कनिष्क ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जिसमें आधुनिक भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के कुछ हिस्से को शामिल किया था। कुषाण वंश की राजधानी जो है पेशावर थी। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसने कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगति का जो है आयोजन किया था। कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में गौतमीपुत्र सतकर्णी द्वारा दक्कन में निम्नलिखित में से किस राजवंश को जो है शक्ति प्रदान की? तो किसको की? सातवाहन। सिमुक ने 60वें ईसा पूर्व सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना की थी। सातवाहन, जिसको आंध्र वंश भी कहते हैं, सातवाहन वंश का दूसरा नाम क्या है? याद रखिएगा, आंध्र वंश। ठीक है, आंध्र वंश। शासकों में अपनी राजधानी जो है प्रतिष्ठान में स्थापित किया। तो इसकी राजधानी कहाँ थी? राजधानी प्रतिष्ठान। प्राचीन भारत में गौतमीपुत्र सतकर्णी द्वारा दक्कन में सातवाहन राजवंश को जो है शक्ति प्रदान की गई। सतकर्णी ने 2 अश्वमेध और एक राजसूय यज्ञ किया था। 2 अश्वमेध और एक राजसूय यज्ञ किया था। गौतमीपुत्र सतकर्णी, जिन्हें एक ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है, किस राजवंश से संबंधित है? यह एक ब्राह्मण थे, याद रखिएगा। किस वंश से थे? सातवाहन वंश से थे। तो ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं, याद रखिएगा। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक था, जो ब्राह्मण थे और ब्राह्मण अभियान को आगे बढ़ाया। सातवाहन वंश का सबसे महान महान जो है राजा गौतमीपुत्र सतकर्णी थे। इन्हें कार्यों तथा उपलब्धियों को जो है उनकी माता देवी गौतमी, बालश्री और गौतमीपुत्र जो है की मृत्यु के 20 वर्ष बाद नासिक प्रशस्ति के स्मारक जो है स्मरण किया गया, जो इनके बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, गौतमीपुत्र सतकर्णी निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था? याद रखिएगा, सातवाहन। फिर क्वेश्चन जो है रिपीट कर दिया आपका। क्वेश्चन बहुत रिपीट होगा, देखिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन जो है रिपीट मिलेगा आपको। गौतमीपुत्र सतकर्णी जो है वही सब है, मैंने पढ़ा दिया आपको। इन्होंने शक राजा जो है नापान को हराया था और सातवाहन शक्ति को पुनर्जीवित किया था, और ये 23वें राजा थे,
याद रखिएगा कितने थे ये 23वें नंबर के शासक थे। 180 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारत में कुषाण साम्राज्य की जो है नींव रखी। निम्नलिखित में से किसने भारत में कुषाण साम्राज्य की नींव रखी। तो एक ने कुजुला कुजुला कड़फुसस और जिम का कड़फुसस ने जो है सोने के सिक्के चलवाए थे। याद विम, सॉरी विम ने जो है इसने क्या करवाए थे, इसने जो है सोने के सिक्के चलवाए थे, सोने के सिक्के। ठीक है। कुछ भारत में जो है कुषाण साम्राज्य की नींव किसने रखी थी, तो कुजुला कड़फोसिस ने रखी थी। और विम कड़फोसिस जो है, कड़फिसस जो है, इन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे। कुषाण, जिन्हें कुईसांग के नाम से भी जाना जाता है, यह महान यूपी यानी कि जनजातीय रियासत थी। पहली शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान जो है कुचला कड़फोसिस ने यूएजी जनजातियों की जो है 5 रियासतों के साथ एक मिलकर एकत्र कर जो है कुषाण साम्राज्य की स्थापना की। कुषाण साम्राज्य का सबसे महान शासक जो है कनिष्क रहा है, 127 से लेके 150 तक इसका शासनकाल था। इन्हीं के काल में चतुर्थ बौद्ध संस्कृति के जो है आयोजन कहाँ हुआ था, कुंडल वन में हुआ था। याद रखिएगा, ये तो मैंने पिछले क्लासेस में करवाया था बौद्ध संस्कृति के बारे में। 180 क्वेश्चन आ गया। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान हेलियोडोरस निम्नलिखित में से किसके दरबार में राजदूत के रूप में आए थे। तो भागभद्र, जो हेरियोडोरस थे वो भागभद्र के पास जो है राजदूत के रूप में आए थे। हेलियोडोरस तक्षशिला के शासक एंटियोकस के राजदूत के रूप में शुंग वंश के 90 शासक जो है भागभद्र के दरबार में आया था। हेलियोडोरस हेलियोडोरस जो है यवन होने के कारण बावजूद जो है भगवत धर्म का अनुयायी रहा। इसने बेस नगर में देवाधिदेव वासुदेव यानी कि विष्णु का एक गरुड़ स्तंभ बनवाया, जिसे हेलियोडोटस स्तंभ जो है कहा जाता है। आपको याद रखना है, राजा रुद्रदामन डैश वंश से संबंधित थे। तो राजा रुद्रदामन थे वह शक वंश से संबंधित है। ये दो रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है वह रिपीट हो रहा है। रुद्रदामन यह उज्जैनी में शकों के सबसे प्रसिद्ध शक शासक था। इसके विषय में जो है जानकारी का प्रमुख स्रोत जो है जूनागढ़ अभिलेख है। इस अभिलेख से यह पता चलता है कि इस समय यहाँ का जो है राज्यपाल सुविशाखा था, जिसने सुदर्शन झील के बांध का जो है पुनर्निर्माण किया था। तो याद रखिएगा, राजा रुद्रदामन जो है शक वंश से जो है संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में वाकाटक राजवंश के संस्थापक कौन थे। वाकाटक के जो है विंध्य शक्ति थे। वाकाटक राज्य के जो है कौन है, विंध्य शक्ति हैं। वाकाटक वंश के स्थापना जो है 255 में जो है विंध्य शक्ति ने की थी। सांस्कृतिक दृष्टि से वाकाटक राज्य ने ब्राह्मण धर्म के आदर्शों और सामाजिक संस्थाओं को दक्षिण की ओर बढ़ाने हेतु एक महत्वपूर्ण जो है सेतु के रूप में कार्य किया। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक जो है प्रवरसेन था। उसने अपने शासनकाल में सम्राट की उपाधि धारण की तथा 4 अश्वमेध यज्ञों का जो है आयोजन किया। तो प्राचीन क्वेश्चन था, प्राचीन भारत में जो है वाकाटक राजवंश के संस्थापक कौन थे, तो विंध्य शक्ति थे। अगला क्वेश्चन है, शुंग राजवंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई। जो शुंग राजवंश वंश है उसकी स्थापना जो है वह पुष्यमित्र शुंग के कारण हुई। शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा बृहदत्त को हराने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने की थी। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था और अपने अपने पुरोहित पतंजलि की सहायता से 2 बार जो है अश्वमेध यज्ञ किया। वो 36 वर्ष तक जो है शासन किया। इसके बाद उनके उत्तराधिकारी अग्निमित्र हुए, जिन्होंने यवनों को पराजित किया था। 85 क्वेश्चन देखिए, 185 नंबर का क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में कुषाणों की दूसरी राजधानी थी? तो कौन जो है प्राचीन भारत में कुषाणों की दूसरी राजधानी थी? तो मथुरा। कुषाणों की जो है पार्थियन शासन का अंत कर स्वयं की सत्ता स्थापित की। इनका मूल निवास स्थान जो है चीन सीमा पर स्थित चीनी तुर्किस्तान था। मथुरा इसकी दूसरी राजधानी थी। कनिष्क इस वंश का जो है महान शासक था। याद रखिएगा कुषाण का। कुषाणों में जो दूसरी राजधानी कौन सी थी? मथुरा थी। अब आता है हमारा 7वां टॉपिक भी खत्म हो गया। अब हमारा आता है 8वां टॉपिक जो कि है गुप्त एवं गुप्तोत्तर साम्राज्य। गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता एम्पायर। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि यहाँ से दिल्ली पुलिस में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन खींचे गए हैं। देखो भाई, 50 नंबर का जीके आता है। ठीक है, 50 नंबर का जीके आता है। अब इसी में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, है ना, स्टैटिक, जनरल साइंस सब आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग को ख़त्म करना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो जाए हमें तो इसके पीछे पढ़ना ही पड़ेगा भाइयों। चलिए, 7वीं शताब्दी ईस्वी में कन्नौज के शासक हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस राजवंश के राजा थे? हर्षवर्धन जो है पुष्यभूति के राजा थे। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश के जो है अंतिम शासक माना जाता है। इन्होंने 606 ईस्वी में जो है 647 ईस्वी तक जो है शासन किया। इन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया और हर्षवर्धन ने 3 नाटिकाएं नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शी का नामक संस्कृत में लिखी है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में एक दरबारी कवि हरिशेन ने अपने संरक्षक के सैन्यकार नामों का एक शानदार विवरण जो है लिखा। उसका संरक्षक कौन था? कौन था? समुद्रगुप्त। हरिशेन का कौन था? समुद्रगुप्त। हरिशेन गुप्त साम्राज्य को गुप्त सम्राट जो है समुद्रगुप्त के जो है दरबारी कवि थे हरिशेन। इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना थी इलाहाबाद स्तंभ का शिलालेख। इलाहाबाद स्तंभ का शिलालेख जिसे प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। इसमें समुद्रगुप्त के वीरता और सैन्य उपलब्धियों का जो है विवरण है। समुद्रगुप्त कई कवियों और विद्वानों का संरक्षक था, जिसमें हरिशेन भी एक थे। अगला है, गुप्तों को किस वर्ण में उत्पन्न माना जाता है? गुप्तों को किस वर्ण में जो है उत्पन्न माना जाता है? गुप्त जो है किस वर्ण में जो है उत्पन्न हुए हैं, ये आपको अभी पता चलेगा। गुप्त साम्राज्य का उदय जो है 3री शताब्दी के अंत में कौशाम्बी में हुआ था। गुप्त वंश की स्थापना जो है श्रीगुप्त ने किया था। किसने किया था? श्रीगुप्त ने किया था। लेकिन गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक जो है चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन था? चंद्रगुप्त। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य अलग है, ठीक है, वो मौर्य काल था। यहाँ चंद्रगुप्त आया है तो ये आपका गुप्त काल है। यहाँ मौर्य देखने को नहीं मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होना। हम लोगों ने जब वीडियो स्टार्ट किया था तो मौर्य मौर्य पढ़ रहे थे, ठीक है। अभी लेकिन हम लोग गुप्त पढ़ेंगे सिर्फ। तो वास्तविक संस्थापक जो है गुप्त साम्राज्य का तो चंद्रगुप्त प्रथम है, लेकिन संस्थापना जो है श्रीगुप्त ने की थी। गुप्त वंश का जो है वैश्य माना जाता है। गुप्त वंश को जो है वैश्य वर्ण का माना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण जो है गुप्त राजा कुमार गुप्त ने करवाया था। याद रखिएगा, किसने करवाया था? कुमार गुप्त ने करवाया था। प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री फाहयान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। कौन? फाहयान। चलिए, हम लोग 200 क्वेश्चन का आज हम लोग रखेंगे टारगेट, तो 200 क्वेश्चन जो है हमारा अभी होने वाला होगा। चलिए, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिशेन। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक जो है हरिशेन। निम्नलिखित में से गुप्त शासक के दरबारी कवि समुद्रगुप्त। अभी मैंने बताया था समुद्रगुप्त। अगला है, समुद्रगुप्त के कुछ गुणों को सिक्के पर दिखाया गया, जैसा कि एक सिक्के के ऊपर उसे डैश बजाते, क्या वीणा बजाते हुए दिखाया गया है ना। राजवंश, समुद्रगुप्त गुप्त राजवंश का जो है दूसरा राजा था। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। वह महान योद्धा के साथ साथ में जो है साहित्य कला प्रेमी भी था। उसके कुछ गुणों को जैसे कि वीणा बजाते हुए सिक्के पर दिखाया गया है। आर्यभट्ट को डैश के सबसे महान खगोलविद के रूप में जो है माना जाता है। तो आर्यभट्ट को जो है गुप्त काल, आर्यभट्ट को जो है गुप्त काल
गुप्त काल के जो है सबसे महान गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री माना गया है। इन्होंने आर्यभट्टी नामक जो है आर्यभट्टी नामक जो है ग्रंथ जो है आर्यभट्टी नामक ग्रंथ जो है उसकी रचना की है। ये आपको याद रखना है। अगला है चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में। चंद्रगुप्त जो है सेकंड ने अपने पुत्री का विवाह निम्नलिखित में से किस वंश से करवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है वाकाटक वंश के साथ में जो करवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। उन्होंने 375 से लेकर 415 ईस्वी तक जो है शासन किया। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो है साम्राज्य पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में बंगाल तक फैला था। चंद्रगुप्त द्वितीय और राजकुमारी कुबेर मंगा की पुत्री प्रभावती का जो है विवाह वाकाटक वंश के राजकुमार रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। ठीक है। निम्नलिखित में से उस प्रथम गुर्जर प्रतिहार शासक का नाम बताइए जिसने अरब आक्रमणकारियों को सफलतापूर्वक जो है पराजित किया था। नागभट्ट प्रथम को जालौर, अवंती और कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार वंश के जो है संस्थापक माना जाता है, जिसने अरब आक्रमणकारियों को सफलतापूर्वक जो है पराजित किया था। नागभट्ट प्रथम, याद रखिएगा। इसका शासनकाल जो है 730 से लेकर 760 ईसा पूर्व तक है। इसने सिंध के अरबों को हराकर गुजरात, राजस्थान, मालवा, काठियावाड़ सहित कई इलाकों में जो है अधिकार कर लिया। प्रसिद्ध चीनी यात्री जो है फाहियान निम्नलिखित में से किस गुप्त शासन काल में जो है भारत आए थे? तो चंद्रगुप्त के शासनकाल में भारत आए थे। फाहियान फाहियान एक प्रसिद्ध जो है चीनी बौद्ध तीर्थयात्री थे, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में बौद्ध तीर्थ स्थानों का दर्शन करने के लिए जो है बौद्ध धर्म ग्रंथों एवं सिद्धांतों की खोज करने के लिए भारत आया था। उसके अपने यात्रा व निवास के दौरान दिए गए वृत्तांतों से तत्कालीन समय के राजनीति एवं धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है, जो तत्कालीन इतिहास की पूर्व संरचना में अत्यंत महत्वपूर्ण है। नालंदा विश्वविद्यालय डैश में बनाया गया था। जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो मगध नालंदा विश्वविद्यालय जो है मगध साम्राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना जो है 427 ईसा पूर्व में गुप्त वंश के सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। यह विश्वविद्यालय जो है आधुनिक बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में स्थित है। यह दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था जहाँ पे आप रह सकते थे। निम्नलिखित बौद्ध भिक्षुओं में कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान चीन से भारत आया था? तो कौन आया था? फाहियान। तो द्वितीय केस में आया था, फर्स्ट केस में नहीं आया था। वही क्वेश्चन है, बस रिपीट कर दिया है ऊपर में जो पढ़ाए थे हम। 197 है। निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसको भारत का नेपोलियन कहते हैं? तो याद रखिएगा, समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहते हैं। गुप्त शासक समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने इन्हें यह उपाधि दी थी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने जो है समुद्रगुप्त को यह उपाधि दी थी? तो इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने उपाधि दी थी। समुद्रगुप्त को जो है कविराज की उपाधि भी प्रदान की गई है। समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का उल्लेख जो है प्रयाग प्रशस्ति यानी कि इलाहाबाद स्तंभ में मिलता है, जिसे उसके दरबारी कवि हरिशेन ने लिखा था। अगला है, निम्नलिखित गुप्त सम्राटों में किसने विक्रमादित्य की जो है उपाधि धारण की थी? तो विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है विक्रम अ, जो कि गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक था, उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को गुप्त काल व स्वर्ण युग भी कहा जाता है, याद रखिएगा। जो चंद्रगुप्त द्वितीय है उनके शासनकाल को जो है स्वर्ण युग का काल भी कहा जाता है। इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और कला, साहित्य, विज्ञान को प्रोत्साहन दिया। उनके दरबार में कालिदास विद्वान रहते थे। तो कालिदास जो है बहुत फेमस है, वो पता है कालिदास किनके शासनकाल में रहते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के इसमें। चंद्रगुप्त मौर्य मत कीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, गलतियां करते हैं यहाँ पे लोग, इसलिए। आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है।
पाल वंश के धर्मपाल को निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने पराजित किया था? तो पाल वंश के धर्मपाल को जो है ध्रुव, पाल वंश के का शासक धर्मपाल को बंगाल और बिहार बिहार का शक्तिशाली राजा था। उसने कन्नौज की सत्ता के लिए जो है त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और जिसमें वह राष्ट्रकूट शासक ध्रुव के हाथों जो है पराजित हो जाता है। धर्मपाल जो है ध्रुव के हाथों से पराजित हो जाता है। 8वीं और 9वीं शताब्दी में उत्तर भारत की सत्ता के लिए पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंशों के बीच एक लंबा त्रिपक्षीय संघर्ष चला। इस संघर्ष का मुख्य कारण जो है कन्नौज पर अधिकार था, याद रखिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रयाग प्रशस्ति जिसे इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, स्तंभ शिलालेख के रूप में भी जाना जाता है, इसकी रचना जो है हरिसेन द्वारा संस्कृत में की गई थी, जो डैश के दरबारी कवि थे। तो किसके थे? हरिसेन जो है समुद्रगुप्त के जो है दरबारी कवि थे। ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है, बार बार। प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो है हरिसेन ने की थी। किसने की थी? हरिसेन ने की थी, संस्कृत में की थी, याद रखिएगा। जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। यह शिलालेख जो है समुद्रगुप्त की विजय और गुप्त साम्राज्य की जो है सीमाओं का उल्लेख करते हैं। आज हम लोग यहाँ तक छोड़ देते हैं, 200 तक। ठीक है, ये हमारा जो है थर्ड क्लास में जो हमारा काम आएगा यहाँ से। ठीक है दोस्तों, 1 नंबर जो हम लोग थर्ड क्लास में करेंगे। आई होप आपको क्लास समझ में आ रहा होगा। पीडीएफ लेने के लिए आपको जो है चारों बुक की कॉम्बो पीडीएफ मिल जाएगी। कंप्यूटर हो, रीजनिंग हो, मैथ्स हो, स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना होगा। और डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको क्लास का अपडेट मिलता रहे। और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। डेली हमारी 2 से 3 वीडियो डेली आया करेगी हमारी। दिल्ली पुलिस वाले 18 तारीख से पहले मैं आपकी कंप्लीट तैयारी करवा दूंगा, जीके जीएस वगैरह की।